बहुत सारे गुजराती पहले से बसे हुए थे। उन्होंने कहा कि पुर्तगाल के राष्ट्रपति भी इसमें शामिल हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप भी शामिल हो जाइए। उस प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं सेकुलर भारत का प्रधानमंत्री हूं, प्रधानमंत्री होते हुए किसी मंदिर के इनॉग्रेशन में शामिल नहीं हो सकता। वो नहीं हुए। बहुत ज्ञानी है, मैं उनको बहुत मानता हूं, बहुत पास से उनको देखा मैंने, वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन 95 से लेकर के 2014 के बीच में जो भी कुछ हुआ उस पर बहुत चर्चा की जा सकती है, लेकिन मेरे और आपके सामने, आपके जीते जी और जो नई पीढ़ी है उसके सामने, हम उस दौर को जब देखते हैं कि संविधान भी वही था, प्रधानमंत्री का घर भी वही था, सब कुछ वही था, लेकिन एक बड़ा बदलाव हुआ है जिसे शायद हम महसूस नहीं करना चाहते हैं। एक आदमी 2014 में चुनाव जीत गया, क्योंकि एक 20-22 साल का समय पत्रकारिता में कटा है, तो लोगों के एनालिसिस करने की ताकत का अंदाजा है, तथ्य पता है। बार बार यह कहा गया कि एक आदमी आया और उसकी पॉपुलैरिटी थी, इस कारण से 2014 पैदा हो गया। हो सकता है थोड़ा सा उसमें कोई हिस्सा रहा हो। मैं एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के नाते देश विदेश में घूमने के बाद मेरा अपना निष्कर्ष यह है, 2014 से पहले करीब 5 चुनाव मैंने कवर किए। किसी भी चुनाव में, जो 5 मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मैंने देखे हैं, हर चुनाव के घोषित होते ही कुछ मुद्दे होते थे जिसमें बिजली, पानी और सड़क, कुछ बेरोजगारी, कुछ कीमतें, कुछ बिजली का बिल, कुछ आटे का बिल, गैस का बिल, यही होता था। और दूसरा बड़ा मुद्दा होता था, यहां इतने ब्राह्मण हैं, यहां इतने बनिए हैं, यहां यादव हैं, यहां ठाकुर हैं, यहां दलित हैं, ये सारे कॉम्बिनेशंस पे बात होती थी। और रिजल्ट आपके जैसे ही चुनाव में कैंडिडेट खड़े किए जाते, यही देखा जाए, यहां बनिए को दे दो ये जीत जाएगा, यहां इतने परसेंट ये हैं तो इनका भी ध्यान रखना है, यही आपका एकमात्र एजेंडा था। 2014 किसी के आने से पैदा नहीं हुआ है। 2014 इसलिए पैदा हुआ है कि सनातनी हिंदू ने पहली बार बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर होकर के वोट नहीं दिया है। आपके सामने इतनी चुनौतियां थी कि रास्ता नहीं था, और पहली बार आपने सनातनी होकर वोट दिया, इसलिए 2014 पैदा हुआ। और किसी भी इस राजनीतिक मूवमेंट को जब आप उसकी चर्चा करेंगे तो हम सनातनियों में, हिंदुओं में, हम 1000 साल का जो सफर है उसकी कमियों को चाहते हैं 4-5 साल में पूरी हो जाए। यह नहीं होता, और हम बड़ी मुश्किल से किसी पे भरोसा करते हैं। आपने जिस पे भरोसा किया उसको 2014 में 283 सीटें दी, और आप चाहते थे कि 95 करोड़ सनातनी 283 सीटें देकर के सब काम चाहता था कि 14 से 19 के बीच में हो जाए, जितने भी आपके कंट्रोवर्शियल काम थे। लेकिन मेरा एक विश्वास था कि यह नहीं होगा, मुमकिन नहीं है। 2019 भारतीय राजनीति के इतिहास में, सनातन के इतिहास में इसलिए लिखा जाएगा कि सनातनी ने 5 साल का हिसाब नहीं मांगा।
और जैसा भी था, वो क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे चलता है, कैसे कपड़े पहनता है, इस सब के बावजूद भी आपने कहा कि जो भी कुछ है, जो चुनौतियां हैं, उसमें जो सबसे बड़ी चुनौती है, उस चुनौती को उसी भाषा में ये जवाब दे सकता है। तब आपने उसको ये भरोसा दिलाया कि 2083 से हम तुम्हें 303 सीटें दे रहे हैं, तुम्हारे भागने का हर रास्ता बंद कर रहे हैं, अब काम पहले हमारा होना चाहिए। एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पे, एक जर्नलिस्ट के नाम पे अगर आप सोचें तो 2019 से 2022 है, जब उसको यह भरोसा हो गया कि ये मुझसे रोज हिसाब नहीं मांगेंगे कि पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं किए, बिजली सस्ती क्यों नहीं की, तब उसको लगा कि सनातनी हिंदू सड़क, पानी, बिजली और बेरोजगारी से ऊपर उठ करके इस राष्ट्र के निर्माण की मुझसे उम्मीद कर रहा है, और वो ये जानता है कि उसने 303 सीटें मुझे सड़क बनाने के लिए नहीं दी है। तब उसमें यह भाव पैदा हुआ, और उस भाव के कारण जहां जहां वो कमजोर भी थे, वहां वहां उन्होंने संविधान और संसद की उन मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए वो काम किया जो अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि यह मुमकिन नहीं था। मैं भी मानता हूं कि मुमकिन नहीं था, लेकिन मुमकिन करने के पीछे 95 करोड़ सनातनियों की ताकत थी, इसलिए उन्होंने उस हालात में भी वो चीजें निकाली जिससे वो काम हो गया। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप सत्ता पे जिसको बिठाते हैं उसको लगता है कि सब कुछ एक रात में हो जाए। उस पद पे बैठने के बाद अगर इस देश में 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का फ्री खाना भी चाहिए, बिजली चोरी करने की इजाजत भी चाहिए, दूध में यूरिया मिलाने की भी इजाजत चाहिए, रेल जलाने और बसें जलाने की भी इजाजत चाहिए, तो माफ कीजिएगा, फिर उसे एक साथ कई फ्रंट संभालने होते हैं। तब जब हमारे देश में 2 घटनाएं हुई, और 2 घटनाएं अगर आपको लगता है, हो सकता है बहुत सारे लोग कहते हो इससे क्या हो गया, इससे बेरोजगार, अभी हैं बहुत सारे लोग जो सियासी रूप पे बेरोजगार हैं, उनकी बेरोजगारी नहीं मिट रही बेचारों की, और वो ये समझते हैं कि उनकी बेरोजगारी राष्ट्र की बेरोजगारी है। इसलिए वो नरेटिव अभी भी यही चला रहे हैं कि मंदिर बनने से क्या बेरोजगारी खत्म हो गई। तो जब नहीं बन रहा था तब दूध की नदियां बह रही थी। ये जो नरेटिव है, ये एक शत्रु का बनाया हुआ नरेटिव है, और इसको चलाए रखना है। कहां बेरोजगारी नहीं है, पूरी दुनिया में उठा के देख लीजिए, जिनको आप विकसित देश कहते हैं उनके यहां क्या हाल है। तब ऐसे हालात में 2 काम हुए, दोनों कामों की सार्वजनिक चर्चा नहीं होती और नहीं होनी चाहिए, लेकिन समाज को जागृत करने के लिए, चेतना के मन से वो चेतना जगाने के लिए मैं इस बात के लिए स्वतंत्र हूं कि मैंने कोई शपथ नहीं ले रखी है, इसलिए वो सच्चाई आपको बताऊं, ताकि आपके अंदर ये भाव पैदा हो कि ये जो मीटिंगें हो रही हैं ये बेकार नहीं जा रही हैं। 370 और राम का मंदिर की निर्णय हुआ। 90% लोगों को, क्योंकि हमारे यहां सुनी सुनाई बातों का ज्यादा यकीन करते हैं। 2 घटनाएं ऐसी हैं जो आपके अंदर भाव पैदा करेगा, और सत्ता ऐसे ही दुनिया की चलती है। आपने सत्ता में बिठाया है किसी आदमी को जो दुनिया की परिस्थितियों के हिसाब से सत्ता चलाए, आपने वहां किसी सन्यासी को नहीं बिठाया है। पूजा करने के लिए आपने प्रधानमंत्री नहीं चुना है। आदर्शवाद की वो पराकाष्ठा पे हो तभी महान होगा। हम प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, बेटी के लिए वर नहीं चुन रहे हैं। बेटी के लिए जब वर चुने तो उसमें सारे गुण देखें कि वो एक अच्छा पति साबित हो, लेकिन प्रधानमंत्री चुनते वक्त ये देखें कि दुनिया में जितने भी हैं, अगर इस देश के अंदर आताताई हैं, जिहादी हैं, देश तोड़ने वाली ताकतें हैं, उनको वो कैसे तोड़ सकता है, वही प्रधानमंत्री चुने। दोनों को मिक्स न करें।
इसलिए धारा 370 पूरी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री थी। मैंने अपने कई भाषणों में भी कहा ये बात कि एक ऐसी कंट्रोवर्शियल धारा थी जिसके लिए भारत के संसद के दोनों सदनों में आपका बहुमत होना चाहिए, और अभी भी इस सरकार का बहुमत एक ही सदन में है, दूसरे सदन में नहीं है। एक सामान्य आदमी के तौर पे आप कह सकते हैं फिर ये कैसे हो गया। 2014 के उस आदमी को जरा ध्यान रखिए, जब दिल्ली के मंडी हाउस पर हर छोटी सी बात पर, हर ऐसी बात जो उनके इंटरेस्ट को हर्ट करती हो, लोग अपने अवार्ड लेकर खड़े हो जाते थे कि हमें अवार्ड वापस करने हैं। ये उनके प्रोटेस्ट का तरीका था। 14 तक से लेकर के 19 तक मौन रहा, सबने अपने अवार्ड वापस कर दिए। एक संस्था है, उसके चेयरमैन हमारे दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास सरकार की तरफ से एक मैसेज आया है कि जिन्होंने अवार्ड वापस कर दिए उन्हें वापस नहीं देना है। उनके अवार्ड जितने भी थे, जहां जहां से